स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस की स्टेजेस को और आज के लेक्चर में हम मियोसिस 1 की तमाम स्टेजेस डायग्राम्स के साथ मुकम्मल करेंगे। जो डिस्कशन हमारी हो रही है वो कुछ इन हेडिंग्स के अंडर हो रही है। मियोसिस की पहली स्टेज मियोसिस 1, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 की तमाम स्टेजेस को हमने ग्रेजुअली डायग्राम्स के साथ डिस्कस किया। सबसे पहली स्टेज इसमें लेप्टोटीन है, दूसरी स्टेज जाइगोटीन है, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 पैकीटीन है, फिर डिप्लोटीन है और देन देयर इज़ डायाकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की। इनमें जो फिनोमिना हमने डिस्कस किए वो ये था कि लेप्टोटीन में रिबन लाइक क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, जाइगोटीन में उनके पेयर्स बनते हैं, पेयरिंग स्टार्ट होती है, पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और उन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। डिप्लोटीन में हमने पढ़ा कि वो क्रॉसेस ओपन होना शुरू होते हैं और वो अपनी टिप्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, यानी क्रोमोसोमल रिपल्शन शुरू होती है। और डायाकाइनेसिस में ये बात हुई थी कि वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर तो अलग नहीं होते, लेकिन उनके क्याज़मेटा तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और वो जुड़े रहते हैं अपनी टिप्स पे, यानी क्रोमोसोम्स ने रहना पेयर्स की फॉर्म में ही है बट दे वुड बी जॉइंड एट देयर टिप्स, और ये अमल जारी रहेगा। ये जुड़े हुए क्रोमोसोम्स इसी तरह सेल में मौजूद रहेंगे। जो सिचुएशन है हमारे पास इस वक्त इस टिपिकल सेल की, जिसको हमने बतौर एग्जांपल लिया है, वो कुछ इस तरह से है कि इसमें अभी सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मौजूद है। लेट प्रोफेज 1 की डायग्राम बना रहा हूँ। अभी माइटोटिक अपरेटस नहीं बना और ये पोल्स भी डिफाइन नहीं हुए। ये 2 क्रोमोसोमल पेयर्स यहाँ, एक क्रोमोसोमल पेयर के ये 2 पार्टनर्स जिनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुकी है, ये इस फॉर्म में इस सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इनके क्रोमाटिड्स का ये पोर्शन हम एक्सचेंज हुआ शो करेंगे ताकि हम इस रिकम्बिनेशन को, जो कि मियोसिस का बहुत बुनियादी फीचर है, इस रिकम्बिनेशन को हम साथ लेके चल सकें। प्रोफेज 1 के आखिर पर सेल की ये सिचुएशन होती है। देन बिगिंस द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है। वो बहुत से प्रोसेसेस जो हम माइटोसिस की प्रोफेज में लिखते हैं कि पोल्स बनते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होते हैं, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन मुकम्मल होती है। क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन डायाकाइनेसिस के वक्त मुकम्मल होगी, यानी जब वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुके होंगे तो अब उनके क्याज़मेटा रहने की गुंजाइश नहीं होगी। तो वो क्याज़मेटा का ख़त्म हो जाना और क्रोमोसोम का टिप पर एक पॉइंट पर जुड़े हुए रहना एक दूसरे के साथ, ये शो करता है कि ये क्रोमोसोम अब मुकम्मल तौर पे, क्रोमाटिन मटेरियल मुकम्मल तौर पे कंडेंस हो चुका है। तो वो सारी स्टेजेस, वो सारे प्रोसेसेस अब शो करेंगे हम मेटाफेज 1 में कि पोल बनेंगे, माइटोटिक अपरेटस बनेगा, न्यूक्लियोलाइड ख़त्म होंगे और सेल अर्ली मेटाफेज में कैसा नज़र आएगा, ये पहले हम अर्ली मेटाफेज बनाते हैं। This is cell membrane, these are centrioles, these are polar spindle fibers, while these are non-polar spindle fibers, and this homologous chromosomal pair
this exists over here while this chromosomal pair is still unattached with this mitotic apparatus. So ये वो क्रोमोसोम्स का पेयर है जो एक हम शो करेंगे इस सेल के अंदर. दिस डायग्राम रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ अर्ली मेटाफेज. दिस इज अर्ली मेटाफेज 1. अब जैसे ही सेल अपना माइटोटिक अपरेटस बना लेता है और ये सारी अरेंजमेंट सेल में मुकम्मल हो जाती हैं, तो इन क्रोमोसोम्स ने मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होना. इन्होंने अब लगना है इक्वेटर ऑफ सेल पर. तो इक्वेटर ऑफ सेल डिफाइंड होता है, पोल्स चूँकि बन चुके होते हैं और इस पोल्स को मिलाने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर होता है वो जगह सेल की क्या होती है, वो इक्वेटोरियल प्लेट होती है. वंस अगेन यू मस्ट रिमेंबर कि सेल सफियर है और ये हाफ अगर हम निकाल दें तो ये जगह इसका इक्वेटर है. इधर इसके तमाम क्रोमोसोम्स इकट्ठे होंगे और वो एक प्लेट, एक स्ट्रक्चर, बाकायदा एक स्ट्रक्चर बन जाएंगे और यहाँ पर ये लगेंगे. इनके लगने में, यहाँ इनके लगने में और माइटोसिस में इनके अरेंज होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जैसे आपने देख लिया है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और प्रोफेज ऑफ मियोसिस, ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस उस माइटोसिस की प्रोफेज से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर. बिल्कुल इसी तरह मेटाफेज 1 में और माइटोसिस की मेटाफेज में भी बहुत फ़र्क है. माइटोसिस की मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती, यहाँ होती. वहाँ माइटोटिक अपरेटस प्रोफेज में बनता है, यहाँ इस दौरान शुरू होते ही बनना शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह. सबसे बड़ा डिफरेंस मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या है? दिस डिफरेंस इज दैट नाउ क्रोमोसोम्स वुड अटैच ऑन दीज नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर्स इन फॉर्म ऑफ दीज पेयर्स. ये जो जोड़े बने हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ टिप पर जुड़े हुए हैं, ये क्रोमोसोम इस फॉर्म में यहां लगेंगे. इन्होंने अलग नहीं होना, यानी 46 जगह पर नहीं लगना. अगर सेल में 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स की फॉर्म में लगना है क्रोमोसोम्स ने मेटाफेज 1 में, मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेट पे. अब इससे ज़्यादा वाजे नहीं मैं कर सकता. अब हम इनकी अटैचमेंट देखते हैं ये कैसे होगा. ये अर्ली मेटाफेज की डायग्राम आपके सामने है. अब हम लेट मेटाफेज की स्केच कर लेते हैं. इट्स द सेल मेम्ब्रेन, दीज आर सेंट्रियोल्स, these are polar fibers, while these are non-polar spindle fibers. इन non-polar spindle fibers पर ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स इस फॉर्म में आकर अरेंज हो जाते हैं, जिस फॉर्म में ये प्रोफेज में अरेंज हुए हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्याज़मेटा की टिप्स वाली जगह पर अब भी जुड़े हुए. यानी इस सेल के इक्वेटर पर अगर ये ह्यूमन सेल है तो इस तरह के 23 पेयर्स अरेंज हो जाएंगे. डायग्राम की सिमेट्री बहुत ज़रूरी है इन डायग्राम्स को बनाने में, तो वो कंपास का यूज़ करें माइटोसिस मियोसिस की स्केचेस करने के लिए. ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेट. ये इक्वेटोरियल प्लेट है या इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट. दिस इज मेटाफेज प्लेट. और इस डायग्राम को हम लिखेंगे सेल इन, मैं एक लेबलिंग मुकम्मल कर देता हूँ, आप इसको यूं लिखोगे फिगर सेल इन लेट मेटाफेज 1. ये है मेटाफेज. यानी ये सब क्यों हो रहा है?
अगर आप इस पर एक ओवरव्यू करें पूरे प्रोसेस के ऊपर, एक मेजर हेडिंग के तौर पर आप बताना चाहें कि ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब जो सेल के जेनेटिक कंटेंट को डॉटर सेल्स में तकसीम करने के लिए हो रहा है। सेल ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये माइटोटिक अपरेटस, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली, ये अरेंजमेंट्स क्यों करता है? सेल ये सारे अरेंजमेंट्स इस जेनेटिक कंटेंट को नेक्स्ट सेल्स में, अगली जनरेशन में भेजने के लिए ये सब करता है। माइटोसिस में डीएनए की तकसीम डॉटर सेल्स में होने का पैटर्न और है, मियोसिस में जेनेटिक कंटेंट का नेक्स्ट सेल्स को जाने का पैटर्न डिफरेंट है, और वो ये है कि यहां क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में लगेंगे। मेटाफेज 1 के बाद ट्रू मियोसिस स्टार्ट होती है, दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में लाइफ के, सेलुलर लाइफ के, मियोसिस के, जेनेटिक्स के सबसे एसेंशियल फिनोमिना होते। मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा इस बात, इन वर्ड्स को सीखो। आपने पढ़ा मियोसिस, मियोस से, मियोस मीन्स रिड्यूस कर देना, तक आधा कर देना। जेनेटिक कंटेंट प्लॉयड ऑफ सेल्स, अगर प्लॉयड 2n था, डिप्लॉयड सेल था, तो वो आधा रह गया, हैप्लॉयड बन गया। ये रिडक्शन डिवीजन ये एनाफेज 1 में होती है। एनाफेज 1 का सिनोनिम है रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस। जब यहां क्रोमोसोम्स अपार्ट जाएंगे, एनाफो अपार्ट, एक दूसरे से अलग जाएंगे, तो इनके अलग जाने का क्या स्टाइल होगा? ये आधे क्रोमोसोम इस तरफ लगे हुए हैं, यानी 23 क्रोमोसोम यहां लगे हुए, 23 इधर लगे हुए, 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ चले जाएंगे, एक पोल की तरफ, और बाकी 23 दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे। ये डिवीजन है जिसमें सेल की प्लॉइडी हाफ रह जाती है। आधा जेनेटिक कंटेंट एक पोल की तरफ और दूसरा हाफ दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट होता है। इस डिवीजन में ये होता है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज माइटोटिक अपरेटस, पोलर फाइबर्स हैं। इस स्टेज में आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले डिसअसेंबली ऑफ माइटोटिक अपरेटस बिगिंस ड्यूरिंग एनाफेज, चाहे वो एनाफेज हो चाहे ये एनाफेज 1 हो। डिसअसेंबली ऑफ माइटोटिक अपरेटस बिगिंस, जब ये माइटोटिक अपरेटस डिसअसेंबल होता है तो क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स का पेयर और इसके होमोलोग्स एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने शो करना। ये डीएनए की तकसीम है डॉटर सेल्स के दरमियान मियोसिस में। ये वही क्रोमोसोम्स हैं जो अपनी टिप्स पर अब तक जुड़े हुए थे, और जैसे ही एनाफेज स्टार्ट हुई ये क्रोमोसोम्स दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। आधा डीएनए सेल का 1 प्लॉयड इधर जा रहा है, इसको हम लिखेंगे 1n। 1 प्लॉयड इस पोल की तरफ जा रहा है, 1 प्लॉयड इस पोल की तरफ जा रहा है। तो वो क्याज़मेटा जो पैकी-3 में बनना स्टार्ट होते हैं, वो क्याज़मेटा अपनी टिप्स पर जुड़े रहते हैं प्रोफेज में और मेटाफेज 1 में और अर्ली एनाफेज 1 में। और जैसे ही एनाफेज के ये बेसिक प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं तो अब वो क्याज़मेटा टूटता है, इधर रुकना है। ये है मियोसिस, ये क्रोमोसोम्स का तकसीम हो जाना, आधा आधा हो जाना यहां होता है। ये 23 क्रोमोसोम जो इधर जा रहे हैं, या 1n जो 1 सेट इधर जा रहा है, ये 1 सेट अब भी डिप्लॉयड यानी वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जा रहा है, और ये 1 सेट भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जा रहा है। ये डीएनए ऑलरेडी डबल हुआ है उस इंटरफेज में, जो इंटरफेज हमने पढ़ी। ये क्रोमोसोम्स के जोड़े मेटाफेज में कैसे लगते हैं, ये तकसीम क्या कहलाती है? यहां पर हैं जेनेटिक्स के रूल्स। इस पूरे फिनोमिना पर डिपेंड करती है पूरी जेनेटिक्स। वो तो जब कभी हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे तो फिर ही
इन बातों को मैं आपसे पूछूंगा जो मैं अब करने लगा। देखो, जो क्रोमोसोमल पेयर, मैंने एक स्टेटमेंट यहां से याद करवानी है और 2-3 बातें इधर करनी। ये क्रोमोसोमल पेयर यूं है, फॉर एग्जांपल यूं है, ये ऐसे लगेगा। ये क्रोमोसोम, ये राइट हैंड वाला क्रोमोसोम उधर लगा, लेफ्ट हैंड वाला इधर लगा। सवाल ये है कि क्या ये ऐसे नहीं लग सकते, यानी ये लेफ्ट वाला क्रोमोसोम इधर और राइट वाला इधर नहीं लग सकता? इसका जवाब है लग सकता है। क्रोमोसोमल पेयर्स, होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स की मेटाफेज 1 में ओरिएंटेशन रैंडम होती है। फिर सुने, मेटाफेज 1 में इन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स की ओरिएंटेशन रैंडम होती है, यानी जितने जोड़े हैं उतने डबल ऑप्शंस हैं कि ये क्रोमोसोम उन ऑप्शंस को यूज करके यहां लग जाए। अगर किसी सेल के पास 23 जोड़े हैं तो हम इसको यूं लिखते हैं 2 पावर रेज टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स, 2 पावर 23, यानी इतनी मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में ये क्रोमोसोम यहां लग सकते हैं। ये बात यहां तो नहीं लिखी होगी मियोसिस में, लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि इसको आपको क्लियर करवाया जाए, समझाया जाए। तो मैं यहां रुक गया हूं। अब मैं पहले ये आपको समझाऊं, हर होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो 23 क्रोमोसोमल पेयर्स हैं, तो हर एक के पास कितने कितने ऑप्शंस हैं? 2-2, तो 2 पावर रेज टू n, 2 पावर रेज टू 23। अब खुद बैठ के 23 दफा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करते रहो, बैठ के करते रहो और गिन के देखो कि कितने ऑप्शंस हैं सिर्फ क्रोमोसोम्स के लगने के। तो जिस ओरिएंटेशन में ये पेयर्स लगेंगे उस ओरिएंटेशन में ये एनाफेज में अलग अलग हो। स्टेटमेंट क्या याद रखनी है? स्टेटमेंट जो याद रखनी है ये बहुत अरसे बाद आपसे पूछी जानी है, तो देखूंगा किस किस को याद होगी। तब मुझे तो याद रहनी है, ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स at metaphase plate is random. This orientation is random. इसके रैंडम होने का फार्मूला ये मैंने आपको बता दिया है, where n is equal to number of होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स की तादाद लिखनी है। 46 ना लगा देना कि क्रोमोसोम की तादाद लिखनी। तो पेयर्स की तादाद, हर पेयर के पास 2 ऑप्शंस हैं कि वो आइदर ओरिएंटेशन में लग जाए। तो जिस तरतीब से ये लगे उस तरतीब से ये इन डॉटर सेल्स की तरफ अब चले जाएंगे। अब फिर सुनो, 23 क्रोमोसोम कहां से आए? एक पेरेंट से हमारे पास। दूसरे 23 कहां से आए? दूसरे पेरेंट से आए। ये 23 क्रोमोसोम्स पहले जोड़े बने। जोड़े बनने के बाद जब ये ओरिएंट हुए तो हो सकता है ये मदर का, ये फादर का, नीचे इधर फादर का, इधर मदर का, फिर मदर का, फिर फादर का, मॉम डैड के क्रोमोसोम्स जब डॉटर सेल्स में जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा रहे कि सारे मॉम के सेल एक डॉटर सेल में और सारे डैड के क्रोमोसोम्स दूसरे डॉटर सेल में जा रहे हैं। ये फिनोमिना समझो, यानी क्रोमोसोम अब अगले डॉटर सेल्स में जा रहे हैं, मिक्स होके जा रहे हैं। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद। अब इससे ज्यादा क्या समझाएं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वैरायटी लाती है, मियोसिस में सीखो। पहली वैरायटी का पैटर्न मैंने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रेस किया इस पॉइंट पर कि पेरेंट्स का डीएनए जीन्स के उन कॉम्बिनेशंस के साथ ऑफस्प्रिंग में नहीं आता जैसा हमारे सेल्स में मौजूद है या हमारे पेरेंट्स के सेल्स में मौजूद था और हम में आया। इस डीएनए ने नेक्स्ट जनरेशन में रिकम्बाइन होकर जाना है, क्रॉसिंग ओवर, ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो जानी है। क्रोमोसोम्स ने नई तरतीब के साथ मिक्स होकर नेक्स्ट जनरेशन में जाना है।
यानी हमारे पेरेंट्स के आए हुए क्रोमोसोम्स वो 23 मदर के 23 इकट्ठे नहीं जा रहे, अगली नस्ल में मिक्स होके जा रहे। ये मेटाफेज का कमाल है। और इन क्रोमोसोम्स को तकसीम करना एनाफेज का। जब ये क्रोमोसोमल पेयर्स एक दूसरे से अलग होते, दिस प्रोसेस of distribution, this breakage of chiasmata, this process is called as disjunction। ये डिसजंक्शन हुआ है। जंक्शन किसे बोलते हैं? जंक्शन कहते हैं जोड़ को, ज्वाइंट को। डिसजंक्शन किसे कहते हैं? उस जोड़ का खुल जाना, उस ज्वाइंट का ओपन हो जाना। क्रोमोसोम्स के जितने भी पेयर्स थे सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से, और अब क्या हुआ है, इन सब के जंक्शन ओपन हो गए, डिसजंक्शन हो जाता। इस पॉइंट पर बहुत से टॉपिक्स हैं, उनके हिंट्स ले लो। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जेनेटिक्स में हमने पढ़ना है बड़ी तफसील से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेटाफेज 1 पे, क्रोमोसोमल ओरिएंटेशन पे और इस डिसजंक्शन पर डिपेंड करता है। मेंडल ने बगैर इसको जाने समझे इस लॉ को परसीव किया अपने एक्सपेरिमेंट्स और उसको एक्सप्लेन किया। मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 पर डिसजंक्शन हो तो रैंडम असॉर्टमेंट होती है जीन्स की। इस ओरिएंटेशन को बदलते जाओ, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं हजारों की तादाद में, ओरिएंटेशन को बदलते जाओ तो रैंडम असॉर्टमेंट होती है जीन्स की। अगर ये डिसजंक्शन ना हो, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स एक दूसरे से अलग ना हो पाए तो क्या होगा? अगर ये एक दूसरे से अलग ना हो पाए तो ये पूरा पेयर एक पोल की तरफ चला जाएगा। तो यानी यहां एक एक क्रोमोसोम जाना था दोनों डॉटर सेल्स में, अब एक में 2 चले गए और दूसरे में कोई भी नहीं गया, बाकी तमाम जोड़े तकसीम हो गए। सपोज यहां 23 जोड़े लगे हुए थे, एक में एक पूरा पेयर इधर चला गया, बाकी सब तकसीम हो गए, तो क्या होगा? एक सेल में 24 आ जाएंगे, दूसरे में 22 रह जाएंगे। अब पता नहीं समझ आई है कि नहीं, सुना है कि नहीं। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स के दरमियान डिसजंक्शन ना हो तो ये पूरा पेयर किसी एक पोल की तरफ चला जाता है। जिस तरफ ये चला जाए वहां क्रोमोसोम की तादाद बढ़ जाती है, और जिस तरफ ना जाए उधर क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, इस क्याज़मेटा का ओपन हो जाना डिसजंक्शन, इस क्याज़मेटा का ओपन ना होना नॉन डिसजंक्शन। तो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन और रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड हो जाना, सेल का हैप्लॉइड बनना, ये सब एनाफेज 1 में होता है। एनाफेज 1 इज ट्रू मियोसिस। दिस इज रिगार्डेड एज रिडक्शन डिवीजन ऑफ सेल। ये तमाम चीज़ों के हिंट्स बनाने हैं, आप इनके नोट्स बनाने। मैं लेक्चर यहाँ रोक रहा हूँ, बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ और वो आपको कल मिलेगा। थैंक यू।